स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 12 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य। शुरू करते हैं बच्चों लेसन। देखिए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 12 वर्षीय रश्मिका एक सुबह उत्सुकता पूर्वक साइकिल चलाकर विद्यालय जा रही थी। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसके विज्ञान शिक्षक ने सुनिश्चित किया था कि उस दिन एक कालांश में सभी विद्यार्थी अपने कुछ रोचक अनुभवों को साझा करेंगे तथा उनकी व्याख्या करने का प्रयास भी करेंगे। रश्मिका का ध्यान प्राय इस बात पर जाता था कि अपराह में यानी दोपहर में विद्यालय से लौटते समय नारियल के वृक्षों की छाया प्रातःकाल की इनकी छाया की अपेक्षा छोटी होती थी। इस विषय पर विचार करने के पश्चात वह इस निर्णय पर पहुंची कि दिन के समय आकाश में सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से छाया के आमाप में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही उसे कक्षा 6 विज्ञान के पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में पढ़ा हुआ तथ्य याद आया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और वह द्वंद्व में पड़ गई यानी शंका में पड़ गई। अब वह संशय में थी कि आकाश में सूर्य गतिमान है अथवा पृथ्वी, यानी कि उसे ये नहीं पता था कि आकाश में सूर्य गतिमान है कि पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी का घूमना। आपने यह भी देखा होगा कि सूर्य पूर्व में उदित होता है। ये सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने किसी उद्यान में अथवा अपने विद्यालय में चक्रीय हिंडोले पर सवारी का आनंद लिया है? आइए हिंडोले की सवारी के लिए चलते हैं। क्रियाकलाप 12.1 आइए अन्वेषण करें। एक चक्रीय हिंडोले पर बाहर की ओर मुख करके बैठिए, जैसा कि चित्र 12.1 में दर्शाया गया है। चित्र 12.1 में दर्शाए अनुसार किसी व्यक्ति से हिंडोले को धीरे से वामावर्त दिशा में घुमाने के लिए कहिए, यानी उत्तर दिशा में घुमाने के लिए कहिए। जब आप घूमते हुए हिंडोले में बैठे हुए हो तब अपने आसपास देखिए कि आपको आसपास की वस्तुएं घूमती हुई प्रतीत होती हैं। ये वस्तुएं किस दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं? जब आप वामावर्त दिशा में घूमते हैं तो आपको अपने आसपास की वस्तुएं विपरीत दिशा अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं। वामावर्त दिशा में घूमते हिंडोले में बैठे हुए आप अपने सामने के किसी विशेष वृक्ष अथवा किसी भवन पर अपनी दृष्टि टिका दीजिए। आप अपने सामने के इस वृक्ष को किस दिशा में घूमते हुए पाते हैं? क्या यह प्रत्येक क्षण आपकी दृष्टि में बना रहता है? वृक्ष आपके परितः यानी चारों ओर विपरीत अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वामावर्त दिशा में घूमते हिंडोले से देखने पर आपको वृक्ष आपके बाईं ओर से प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है और दाएं ओर से दृष्टि से ओझल होता हुआ प्रतीत होता है, यानी दाएं ओर से दिखाई देना बंद कर देता है। आइए चक्रीय हिंडोले में सवारी करते समय हमारे अवलोकनों का उपयोग करके विचार करें। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य पूर्व दिशा में प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। यह आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और पश्चिम में ओझल हो जाता है। क्या यह इंगित करता है कि सूर्य आकाश में गतिमान है? अथवा यह भी तो हो सकता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही हो और सूर्य केवल घूमता हुआ हमें प्रतीत हो रहा हो। वस्तुतः सूर्य इसलिए घूमता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि हम इसे पृथ्वी से देखते हैं और जो पृथ्वी है वो स्वतः ही घूर्णन कर रही है, यानी वो स्वतः ही घूम रही है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी अपने स्थान पर किस दिशा में घूम रही है। आइए इसे समझने हेतु कुछ घूर्णन करती हुई वस्तुओं का स्मरण करते हैं। क्या आपने लट्टू को अपनी धुरी पर घूर्णन करते हुए देखा है? चित्र 12.2 के
अथवा घूमते हुए पंखे को देखा है, ये यहाँ पर है, अथवा किसी गेंद को घूर्णन कराने का प्रयास किया है, यानी अपनी उंगली पर यहाँ पर बॉल को यानी गेंद को घूर्णन यानी घुमाया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी दूरी पर घूर्णन करती है, जैसा कि चित्र 12.3 में दर्शाया गया है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से गुजरता है। पृथ्वी का ये घूर्णन अक्ष है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से यहाँ से गुजरता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण करती है, यानी वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। चित्र 12.3 में जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखा जाता है तो पृथ्वी वामावर्त दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही होती है, ऐसे चक्कर लगा रही होती है। और आइए इसे ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास करें। आप कक्षा 6 में पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कर चुके हैं और उस पर आपने उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और भूमध्य रेखा की पहचान की थी। किसकी पहचान की थी? भूमध्य रेखा की और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान की थी। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में आपने यह भी सीखा था कि पृथ्वी का अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है, यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से पृथ्वी का अक्ष गुजरता है। यहाँ पर ये ऊपर का भाग है जो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है और बीच में जो है वो विषुवत वृत्त बना हुआ है। इससे आगे देते हैं क्रियाकलाप 12.2 आइए अन्वेषण करें। पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कीजिए और उस पर अपनी अवस्थिति अंकित करने हेतु एक छोटा स्टिकर लगाइए, जैसा चित्र 12.4 कै में लगाया गया है। यहाँ पर ये स्टिकर लगा दिया है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखते हुए ग्लोब को उसके अक्ष के परितः वामावर्त दिशा में धीरे धीरे घुमाइए। अवलोकन करें कि आपकी अवस्थिति पृथ्वी के अक्ष के परितः यानी चारों ओर किस प्रकार घूर्णन करती है और एक चक्र पूरा करने के पश्चात अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है, यानी जिस प्रकार ये अपने एक चक्कर पूरा करती है और वापस अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। ज्ञान चिंतन करते हैं। घूर्णन किसी वस्तु की ऐसी गति है जिसमें उसके सभी भाग एक काल्पनिक रेखा के परितः यानी चारों ओर बंद वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं। इस रेखा को घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं। देखो बच्ची क्या सोच रही है कि आइए हम खोजें और समझें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। सूर्य को निरूपित करने हेतु एक टॉर्च लीजिए। क्रियाकलाप के आगे के चरणों को करने हेतु अपेक्षाकृत अंधेरे कमरे में जाइए। अब टॉर्च से लगभग 1.5 यानी 1.5 मीटर दूरी पर रखे ग्लोब पर प्रकाश डालेंगे, जैसा कि चित्र 12.4 ख में दर्शाया गया है। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। क्या आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार ग्लोब का आधा भाग टॉर्च के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, यानी इसका जो ये आधा भाग है, यानी प्रकाश का जो ये आधा भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये आधा भाग हमें प्रकाशमान होता है, जबकि दूसरे आधे भाग में अंधेरा रहता है और ये आधा भाग है इसमें अंधेरा रहता है। ग्लोब के जिस आधे भाग में प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन का समय होता है, यानी जहाँ पर प्रकाश पड़ता है आधे भाग में वहाँ दिन का समय होता है। कहाँ होता है? यहाँ पे दिन का समय होता है और दूसरे आधे भाग में रात का समय होता है। किसका समय होता है? रात का समय होता है। भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम पूर्वी भाग में होता है। किस में होता है? पूर्वी भाग में होता है। भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम किस में होता है? पूर्वी भाग में होता है और इसके पश्चात अन्य भागों में होता है।
ग्लोब पर भारत के पूर्वी भाग को देखते हुए ग्लोब को एक दिशा में घुमाइए और इसके पश्चात इसे विपरीत दिशा में घुमाइए। जब प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है, प्रकाश यानी सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है, तब घूर्णन की दिशा क्या होती है? जब ग्लोब उत्तरी दक्षिण अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है। अब ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर अपनी अवस्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या है? यह दिन और रात के चक्र से गुजरती है। सूर्योदय तब होता है जब आपकी अवस्थिति प्रकाशमान क्षेत्र में आती है। कैसी? कब आती है? प्रकाशमान क्षेत्र में आती है। और सूर्यास्त तब होता है जब आपकी अवस्थिति अंधेरे में आती है। यानी सूर्योदय तब होता है जब उसकी स्थिति प्रकाशमान क्षेत्र में आती है और सूर्यास्त जब होता है जब उसकी स्थिति अंधेरे में आती है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण दिन रात का चक्र चलता है। यानी पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन होता है उसके कारण दिन रात का चक्र चलता है, जैसा कि चित्र 12.5 में दर्शाया गया है। पृथ्वी पर सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में अंधेरा होने के कारण रात होती है। इसमें बताया गया है चित्र में कि पृथ्वी पर सूर्य के सामने वाले भाग यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर दिन क्या होता है? दिन होता है। और जबकि दूसरे भाग में अंधेरा होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? रात होती है। और ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के होकर जा रहा है। इस कारण यहाँ पर दिन रात बनते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी की आधी सतह पर ही पड़ता है, पूरी पर नहीं आता है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी की विषुवत रेखा पर खड़े हैं और पृथ्वी के एक घूर्णन के दौरान आकाश का अवलोकन कर रहे हैं। यानी हम उसको देख रहे हैं जब वो अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। क्या आप अवलोकन करेंगे? क्या आपका अवलोकन चित्र 12.6 में दर्शाई गई बालिका के अवलोकन के समान होगा? यहाँ पर दिखाया है कि सूर्य है। पहला पॉइंट है इसमें कि मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूँ और मेरी पीठ दक्षिण की ओर है। प्रातःकालीन सूर्य पूर्व दिशा में मेरे दाहिनी तरफ प्रकट होता है, यानी यहाँ पर प्रकट होता है और इधर छिपता है। मध्याह्न के समय मैं घूमकर नई स्थिति में पहुँच जाती हूँ जहाँ पर सूर्य ऊर्ध्वाधर सिर के ऊपर दिखाई देता है, यानी यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर दिखाई देता है। संध्या समय तक मैं और आगे घूम जाती हूँ। सूर्य पश्चिम से बाईं ओर से मेरी दृष्टि से ओझल होने लगा है। अब रात्रि आकाश में तारे दिखाई देने लगेंगे। इस प्रकार यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ और अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य के अस्त होने पर रात्रि प्रारंभ होती है और आकाश में तारे दिखने लगते हैं। तारे दिन में इसलिए नहीं दिखते कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम आकाश में और कोई वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। रोचक तथ्य है, इस पाठ्य पुस्तक के एक पूर्ववर्ती अध्याय समय एवं गति का मापन में आपने सीखा था कि कैसे गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने लोलक के एक महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया और 17वीं शताब्दी में दूसरे वैज्ञानिक हाइगेंस ने उस गुण का उपयोग समय मापन हेतु लोलक घड़ियां बनाने के लिए किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक अन्य वैज्ञानिक लियोन फोको ने पहली बार पृथ्वी के घूर्णन के प्रदर्शन हेतु एक लंबे लोलक का उपयोग किया। इस लोलक को उनके सम्मान में फोको पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक भारी गोलक, एक लंबी डोरी
के साथ किसी ऊंची छत से लटका होता है, जैसा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लोलक है। 22 मीटर की लंबाई वाला एक फोको पेंडुलम दिल्ली में भारत की नई संसद के संविधान सदन में छत रोशनदान से लटकाया गया है। कहाँ पर लटकाया गया है? दिल्ली में भारत की नई संसद के संविधान सदन में। यह भारत के विचार को ब्रह्मांड की विशालता के साथ एकीकृत करने का प्रतीक है। इससे देखो बच्चा क्या बता रहा है बालक, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो क्या सूर्य की भांति सितारे भी आकाश में घूमते हुए प्रतीत नहीं होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी के घूर्णन का तारों पर प्रभाव देखने हेतु चलिए इसके साथ ही हम रात्रि में आकाश में तारों को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 12.3 आइए अन्वेषण करें। मार्च और मई के मध्य की किसी संध्या के आरंभ में कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में अपनाई गई विधि का उपयोग करके सप्तऋषि यानी बिग डिपर को और यदि दिखाई दे तो ध्रुव तारे को भी पहचानिए। कब? मार्च और मई में। अपने रात्रि आकाश के अवलोकन का स्थान और तिथि अंकित कीजिए। यह क्रियाकलाप एक ही रात्रि में किया जाना चाहिए। ध्रुव तारे के सापेक्ष आकाश में सप्तऋषि की स्थिति का आरेख बनाइए। यदि आपको ध्रुव तारा नहीं दिखता है तो सप्तऋषि की दिशा में भूमि पर किसी वृक्ष अथवा भवन की स्थिति के सापेक्ष सप्तऋषि की स्थिति का आरेख बनाइए। सप्तऋषि होता है 7 तारों का समूह। अपने आरेख के साथ अपने अवलोकन का समय अंकित कीजिए, जैसा कि चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्व से शुरू होता उत्तर पश्चिम, यहाँ से AM को तो PM आ गया, तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ये खत्म हो रहा है। 2 घंटे पश्चात सप्तऋषि का पुनः अवलोकन कीजिए। क्या यह अपनी स्थिति से हट गया है? पुनः इसकी स्थिति का आरेख बनाइए और समय अंकित कीजिए। उपरोक्त चरण को यहाँ पर ये सप्तऋषि उसे होते हैं 1 2 3 4 और ये 3 एक स्थिति में होते हैं। फिर 1 2 3 4, फिर ये 3 एक स्थिति में होते हैं। फिर यहाँ से 1 2 3 4 ये अपनी स्थिति चेंज करते जाते हैं। उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराइए। इस स्थिति का आरेख बनाइए और समय अंकित कीजिए। उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराइए। क्या आप अवलोकन पर कर पाते हैं कि सप्तऋषि ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है? यदि आप ध्रुव तारे को नहीं भी देख पाते हैं तो केवल अपने द्वारा निर्धारित वृक्ष अथवा भवन के सापेक्ष सप्तऋषि की गति पर ध्यान दीजिए। इसमें ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ध्रुव तारा है। जो ध्रुव तारा है जो थोड़ा अलग ही बहुत तेज चमकता है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये ध्रुव तारा है। उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराइए। क्या आप अवलोकन कर पाते हैं कि सप्तऋषि ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है? यदि आप ध्रुव तारे को नहीं भी देख पाते हैं तो केवल अपने द्वारा निर्धारित वृक्ष अथवा भवन के सापेक्ष सप्तऋषि की गति पर ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध से देखने पर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ध्रुव तारे के बहुत निकट के बिंदु की ओर इंगित करता है, इसलिए पृथ्वी से आकाश में ध्रुव तारा लगभग स्थिर प्रतीत होता है। सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी पूर्व दिशा की ओर उदित होता है और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। कौन? चंद्रमा भी, यानी चांद भी। इसका कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रोचक तथ्य है। खगोल फोटोग्राफर कैमरे के शटर को लंबे समय तक खुला रखकर दीर्घ उद्भासन छायाचित्र यानी फोटोग्राफ लेते हैं। ऐसे छायाचित्र में तारों की दृष्ट गति वृत्तों के चापों के रूप में विलेखित होता है, जिन्हें स्टार ट्रेल्स के नाम से जाना जाता है। रोचक तथ्य, आर्यभट्ट सहित प्राचीन खगोलविदों ने रात्रि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों
की दृष्ट गति का अवलोकन किया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। कौन? आर्यभट्ट, जिन्होंने सामान्य संवत 5वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा था। आर्यभट्टीय के गोलापद खंड के 9वें श्लोक में पृथ्वी के घूर्णन के कारण तारों की दृष्ट गति की व्याख्या की गई है। अनुलोम गतिस्नोस्थ पश्यन्त्यचलं विलोमगम यद्यते अचलानि भानि तदते संपश्चिमागानि लंकायाम। जिस प्रकार आगे बढ़ती नाव में बैठा व्यक्ति स्थिर वस्तुओं को पीछे की ओर गति करता हुआ देखता है, इसी प्रकार लंका के लोगों को स्थिर तारे पश्चिम की ओर गतिमान दिखाई पड़ते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगने वाले समय का अनुमान आधुनिक मात्रकों में लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड लगाया। यह मान वर्तमान में स्वीकृत मान में के इतना निकट है कि देखकर विस्मय होता है। वही बच्चे देखो क्या बता रही है कि मैंने देखा है कि वर्ष के अलग अलग महीनों में सूर्यास्त के समय पूर्व में दिखने वाले तारे और तारामंडल बदलते रहते हैं। हाँ, शायद इसलिए हमें कक्षा 6 में वर्ष के कुछ निश्चित काल में ही कुछ तारों और तारामंडलों को देखने के लिए कहा गया था, परंतु एक वर्ष की अवधि में रात्रि आकाश के उसी भाग में भिन्न भिन्न तारे क्यों दिखाई देते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण। कक्षा 6 में हमने सीखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः यानी चारों ओर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। यह गति घूर्णन से भिन्न है। परिक्रमा किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर एक बंद परिपथ पर गति होती है। कोई पिंड किसी अन्य पिंड के परितः जिस पथ पर गमन करता है, यानी कोई भी पिंड है जो किसी अन्य पिंड के चारों ओर जिस पथ पर गमन करता है, वह उसकी कक्षा कहलाती है। यदि ऊपर से देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार है। कैसी है? वृत्ताकार है। ऐसे चलती जाती है। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में दिए गए सौर परिवार के चित्र में कक्षा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई गई थी, क्योंकि यह कक्षा का एक पार्श्व दृश्य था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। कितने में? 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी से देखने पर रात्रि आकाश का परिवर्तित होता दृश्य। प्रत्येक संध्या को सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और तारों से पूरित रात्रि आकाश दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी पूरा जो आकाश है वो तारों से भर जाता है। हम जानते हैं कि ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, चूँकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सतत यानी लगातार परिक्रमा करती रहती है। इसलिए जब हम भिन्न भिन्न दिशाओं में देखते हैं तो पूरे वर्ष में सूर्यास्त के पश्चात रात्रि आकाश में दिखाई देने वाले तारे भी परिवर्तित होते रहते हैं। यह परिवर्तन चित्र 12.8 में भी दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया है? 12.8 में। रात्रि आकाश में तारों के पैटर्नों, जिनके विषय में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था, में होने वाले इस परिवर्तन को आप भी अंकित कर पाएंगे यदि 1 माह के बाद रात्रि आकाश का पुनः उसी समय पर अवलोकन करें जिस समय पर आज अवलोकन कर रहे हैं। यानी जिस माह पर 1 महीने पहले अपन ने अवलोकन किया था उसी समय पर अवलोकन करें जिस समय वो पहले गए। जैसे सितंबर में अवलोकन किया था उसी बार, फिर दिसंबर में उसी दिन, ऐसे ऐसे उसमें बराबर अवलोकन करने पर हमें इसका पता लग जाता है। जैसे सितंबर है, ये इधर से यहाँ मार्च, यानी ये यहाँ से देख लो आप, मार्च है, मार्च से फिर ये कहाँ जा रहा है?
अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। तो ऐसे इसका चक्र पूरा होता जा रहा है। तो ये ऐसे यहाँ पर ये घूमती जा रही है। मार्च में ये घूम रही है, दिसंबर में इधर घूम रही है, सितंबर में इधर घूम रही है। तो इस प्रकार ये पता लग जाता है कि सूर्योदय के समय अस्त होने वाले तारे, सूर्यास्त के समय उदित होने वाले तारे, विभिन्न महीनों में भिन्न भिन्न तारों का सूर्यास्त के समय उदय होना। तो इससे पता लगता है। आगे देखते हैं रोचक तथ्य। पश्चिमी भारत की तापी घाटी में भील और पंवारा स्वदेशी समुदाय हैं जो आकाश में कुछ तारों के पैटर्नों की स्थिति का मानसून की वर्षा के आगमन के संकेत के रूप में उपयोग करते रहे हैं। यह पृथ्वी पर ऋतुएं। मैंने ध्यान दिया है कि प्रत्येक वर्ष में ऋतुएं एक निश्चित चक्रीय क्रम में ही आती हैं। क्या यह किसी तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने से संबंधित है? मैंने यह भी देखा है कि ग्रीष्मकाल में दिन शीतकाल के दिनों की तुलना में लंबे होते हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष अभिलंबवत नहीं है, अपितु झुका हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय इस झुकाव को बनाए रखती है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुएं होती हैं। आइए हम पता करें कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ये बिल्कुल गोल नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका झुकाव है, यहाँ से ये थोड़ी ऊंची उठ रही है। आगे देखते हैं जून माह में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, यानी जून माह में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, ये रहा जून में उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु सूर्य की ओर झुका होता है। यहाँ से ये थोड़ा नीचे की साइड झुका हुआ है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से परे की ओर होता है, यानी ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जैसा चित्र 12.10 क में देखा जा सकता है। पृथ्वी की सतह के गोलाकार होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों की निश्चित मात्रा दक्षिण गोलार्ध की तुलना में एक छोटे क्षेत्र में फैलती है, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है। क्या होती है? इसमें गर्मी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध जून माह में 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः उत्तरी गोलार्ध द्वारा तीव्र सूर्य का प्रकाश अधिक लंबे समय तक प्राप्त करने के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। दिसंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में स्थिति विपरीत होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए प्राप्त होता है और इसलिए यहाँ शीत ऋतु होती है। इसमें दे रखा है, देखो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव जून और दिसंबर। इस गोलार्ध में सूर्य की किरणों की समान मात्रा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में फैले होने के कारण सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तीव्र होता है, और इस गोलार्ध में सूर्य की किरणों की समान मात्रा अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र में फैली होने के कारण सूर्य का प्रकाश कम तीव्र होता है। आगे देखिए, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं और दिनों की अवधि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में विपरीत होती है। यहाँ जून माह में शीतकाल और दिसंबर माह में ग्रीष्मकाल होता है। ज्ञान चिंतन देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के आगमन के प्राय 2 गलत कारण दिए जाते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो वह सूर्य के समीप होता है। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य उसके केंद्र से थोड़ा हटकर होता है, अतः पृथ्वी वर्ष भर में सूर्य से भिन्न भिन्न दूरियों पर होती है। तथापि दोनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में दूरियों में अंतर अत्यंत कम है और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के होने के कारण नहीं है। वास्तव में जनवरी माह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी जनवरी माह में पृथ्वी जो सूर्य के बहुत नज़दीक होती है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। कब होता है सबसे लंबा दिन? 21 जून को, ये पेपर में भी आता है। और यह उत्तर अयनात कहलाता है। उत्तर अयनांत के बाद दिन की अवधि घटने लगती है, जबकि रात्रि की अवधि बढ़ने लगती है। इस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के आसपास होता है, जिसे दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर के आसपास दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों को क्रमशः वसंत विषुव एवं हेमंत विषुव कहा जाता है। रोचक तथ्य देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर विषुव दिवस 21 मार्च को सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है। 22 सितंबर को सूर्य अस्त हो जाता है। दक्षिण ध्रुव पर इसके विपरीत व्यवहार परिलक्षित होता है। इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों पर सतत 6 माह तक सूर्य चमकता है और ध्रुवीय प्रदेशों पर, और उसके बाद आगामी 6 महीनों तक वहां अंधकार छाया रहता है। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे अंधकार। विभिन्न महीनों में विषुवत रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की तीव्रता में बहुत कम अंतर होता है। अतः भारत के दक्षिणी राज्य जो विषुवत रेखा के निकट हैं, वहाँ ऋतु परिवर्तन के प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं। अन्य प्रभाव जैसे स्थानिक भूगोलीय अभिलक्षण, समुद्रों या सागरों से निकटता भी इन दोनों गोलार्धों में देखे गए व्यापक पैटर्नों को प्रभावित करते हैं, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है। इसके बाद है ग्रहण। देखो बालिका क्या बता रही है? दिन और रात का चक्र, ऋतुएं, पृथ्वी पर जीवन, बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर है। क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच परिक्रमा करने वाले 2 ग्रहों द्वारा सूर्य से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध किया जा सकता है? सूर्य की तुलना में बुध एवं शुक्र ग्रह अत्यंत लघु आकार के यानी छोटे आकार के दिखने के कारण ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने से कभी भी पूर्णतः नहीं रोक पाते हैं। तथापि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा ऐसा कर सकता है। याद कीजिए, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके बाद है सूर्य ग्रहण। किसी निश्चित सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए बच्चों, किसी निश्चित समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा इस प्रकार आ जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोक देता है। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को हम तक नहीं पहुंचने देता है, रोक देता है, यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। संभवतः आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा तो सूर्य से बहुत छोटा है, फिर यह आकाश में चमकते सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से कैसे अवरुद्ध कर देता है। क्रियाकलाप 12.4 अपने मित्र को अपने सामने लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर को हम सूर्य मान लेते हैं। अब अपनी एक आंख बंद कीजिए और मित्र की ओर अपने हाथ का अंगूठा ऊपर कीजिए, जैसा चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। क्या आप अपने मित्र के पूरे सिर को अपने अंगूठे से ढक सकते हैं? आप अपने अंगूठे से अपने मित्र के पूरे सिर को ढक सकते हैं, जबकि आपका अंगूठा आपके मित्र के सिर के वास्तविक आमाप से बहुत छोटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी आंख द्वारा देखा गया किसी वस्तु का आमाप, जिसे आप आभासी आमाप भी कहते हैं, यह इसके वास्तविक भौतिक आमाप तथा आपसे इसकी दूरी दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आपने क्रियाकलाप 12.12 में देखा
कि अंगूठे तथा मित्र के सिर का आभासी माप समान हो गया है, क्योंकि आपका अंगूठा आपके मित्र की तुलना में आपके बहुत निकट है। पृथ्वी से देखने पर आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के आभासी आमाप एक जैसे होते हैं। चंद्रमा का आमाप सूर्य से बहुत छोटा होते हुए भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा हमारे बहुत निकट है। सूर्य की अपेक्षा नहीं, चंद्रमा हमारे बहुत नजदीक है, पास में है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा पूरे सूर्य को ढकता हुआ प्रतीत हो सकता है। ज्ञान चिंतन देखें। यद्यपि बुध और शुक्र ग्रह आमाप में चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े हैं, परंतु वे चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर भी हैं। अतः उनके आभासी आमाप सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जब शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच गमन करता है तो यह सूर्य के चमकदार पृष्ठ के सामने से गुजरते हुए एक सूक्ष्म काले धब्बे की भांति दिखाई पड़ता है। यह एक दुर्लभ घटना है जिसे शुक्र ग्रह का पारगमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह का पारगमन। चित्र 12.13 में देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियों की क्रम व्यवस्था दर्शाई गई है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के एक छोटे भाग पर पड़ती है, जैसा चित्र 12.13 में दिखाई देता है। इस क्षेत्र में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। कैसे हो जाता है अंधेरा? देखो यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से चल के ये अंधेरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से सूर्य का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता है। इस क्षेत्र में प्रेक्षक पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन करेंगे। वे क्षेत्र जहाँ चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य के कुछ क्षेत्रों से आने वाले प्रकाश को ही अवरुद्ध करता है, उनमें प्रेक्षक आंशिक सूर्य ग्रहण का अवलोकन करते हैं, जैसा चित्र 12.13 एवं चित्र 12.14 ख में दिखाया गया है। सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के दर्शाए गए क्षेत्रों में कुछ मिनटों के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नामात्र भी नहीं पहुँचता है। पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की अपनी कक्षा में गति के कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर स्थान का परिवर्तन करती है। अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई पड़ता है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य के सामने से हटने लगता है, हमें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है और दिन का प्रकाश लौटने लगता है। सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सुरक्षित विधि। सावधानी। सूर्य ग्रहण के समय हो सकता है कि आपका मन सीधे इसे घटना को देखने का करे और आपको लगे कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक तीव्र नहीं होगा कि आपकी आंखों को हानि पहुंचा सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आंखों को क्षति यानी हानि पहुंचा सकता है और अंधेपन का भी कारण बन सकता है। अतः सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचना चाहिए। धूप का चश्मा, द्विनेत्री दूरबीन अथवा दूरदर्शी का उपयोग करके भी इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। कृत्रिम नभोमंडल खगोलीय क्लब जैसे खगोलीय संगठन सूर्य ग्रहण के समय इसके अवलोकन हेतु विशेष सत्र आयोजित करते हैं। इस प्रकार के सत्रों में सहभागिता सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इन सत्रों के आयोजक न केवल सूर्य के अवलोकन हेतु विशिष्टीकृत नेत्र सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, अपितु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रदान करते हैं। ज्ञान चिंतन। क्रियाकलाप 11.5 के बाद ही इस क्रियाकलाप को भी आपके शिक्षक द्वारा ही स्थापित किया जाना चाहिए। सूर्य के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, तथापि सूर्य ग्रहण की पूरी घटना के दौरान इसे सही कोण पर बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है।
इस कठिनाई को दूर करने के लिए दर्पण को किसी चल आधार पर स्थापित कीजिए। एक खोखली गेंद लेंगे जिसमें एक छोटा छिद्र हो। इसे स्थिर रखने के लिए आधा रेत से भरिए और इस पर एक छोटा दर्पण जैसा कढ़ाई के डिजाइनों में लगाने के काम आता है लगाइए। गेंद को एक वृत्ताकार वलय जैसे कि आसंजक टेप के वलय पर टिकाइए ताकि इसे सरलता से चारों ओर घुमाया जा सके। इसे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सूर्य का प्रतिबिंब किसी दीवार या पर्दे पर बने। चित्र 12.15 में इस व्यवस्था को दर्शाया गया है, जिसमें दर्पण को एक हरे रंग की गेंद पर लगाया गया है। सावधानी, इस क्रियाकलाप को पूरी तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि परावर्तित प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से किसी की आंखों पर न पड़े। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का अवलोकन और अभिलेखन करते आए हैं। जब इन ग्रहणों के कारण ज्ञात नहीं थे, तब लोग इन घटनाओं के समय भयभीत हो जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य, जो कि पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है, उसकी किरणों को यदि कोई अल्पकाल के लिए ही अवरुद्ध करे तो यह उन लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण रहा होगा। विश्व के विभिन्न भागों में सूर्य ग्रहण के साथ अनेक अंधविश्वास जुड़ गए। उदाहरण के लिए यह माना जाने लगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने, खाना पकाने, घर से बाहर जाने जैसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। किंतु अब जब हम ये जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो हमें इन घटनाओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सूर्य को सीधे देखने से बचना चाहिए। अब वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व में जहाँ से भी ग्रहण का अवलोकन किया जा सकता हो, वहाँ उनके अध्ययन के लिए जाते हैं। ये ग्रहण उन्हें ऐसी परिघटनाओं के अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं जिनका अवलोकन अन्यथा नहीं किया जा सकता है। रोचक तथ्य, संस्कृत एवं अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में जिस परिघटना को ग्रहण कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में उसे एक्लिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्लिप्स। कई प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रीय ग्रंथों में ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए गणनाएं दी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक संदर्भित ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है, जो शास्त्रीय संस्कृत काव्य परंपरा में छंदबद्ध श्लोकों के रूप में लिखा गया है। इसके बाद है चंद्र ग्रहण। अभी हमने सूर्य देखा था, तो सूर्य क्या है? पृथ्वी, और जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। यह परिघटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। यानी पृथ्वी है जो सूर्य की किरणों को चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देती है। चंद्र ग्रहण के दिन हम पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पूरे पटल पर पड़ते हुए देखते हैं। चित्र 12.16 चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों की क्रम व्यवस्था दर्शाता है। जब चंद्रमा पूर्णतया पृथ्वी की छाया में होता है तो इसको परिघटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा का चमकदार पटल गहरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है और जब तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर नहीं निकल जाता, यह ऐसा ही बना रहता है। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है और शेष दिखाई देने लगता है तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्रमा को पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय भी हम बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के सुरक्षित ढंग से देख सकते हैं। वैज्ञानिक समाज स्टेलेरियम ऐप एक निःशुल्क कंप्यूटर रूपांतर है। इसका उपयोग करके आप निकट भविष्य के ऐसे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
जो आपकी अवस्थिति से देखे जा सकते हैं। इसके बाद रोचक तथ्य, कोडाइकनाल और वेधशाला, क्या कोडाइकनाल और वेधशाला दक्षिण भारत की सुंदर पालनी पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत की सुंदर पालनी पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसकी स्थापना सामान्य संवत 1899 में की गई थी और 100 वर्ष से अधिक समय से यह सूर्य संबंधी जानकारी के आंकड़े प्रदान कर रही है। इसका संचालन बेंगलुरु के भारतीय खगोलिकी संस्थान द्वारा IIA किया जाता है। वैज्ञानिक से परिचय, M.K. वेणु बप्पू आधुनिक भारतीय खगोलिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में अनेक यंत्रों और दूरदर्शकों जैसे नैनीताल उत्तराखंड के निकट मनोरा शिखर पर तथा केवलूर तमिलनाडु में दूरदर्शकों की स्थापना के प्रयासों का नेतृत्व किया। केवलूर की वेधशाला का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने मुख्यतः तारों पर कार्य किया और एक धूमकेतु की भी खोज की। इन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा भी की। किसने? M.K. वेणु बप्पू एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने। इस पाठ का अब निष्कर्ष देख लेते हैं हम पूरा समझ, एक बार हमने पढ़ लिया है, अब दोबारा इसका मोटा मोटी तौर पे संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में देखते हैं। फर्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्र लगभग 24 घंटे में पूर्ण करती है। सेकंड है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूमने पर, तथा सूर्य, चंद्रमा और तारे गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है और एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। कितने का? 1 वर्ष का। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष अभिलंबवत नहीं है, अपितु झुका हुआ है, यानी बिल्कुल सीध में नहीं है, वो थोड़ा झुका हुआ है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव तथा इसकी गोल आकृति के कारण होते हैं। ऋतु परिवर्तन इसके झुकाव और इसकी गोल आकृति के कारण होते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब कौन? चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कब होता है चंद्र ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के किसके बीच में? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देता है। और उसमें क्या होता है? सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। तो इस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आ गए हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों।